नमस्कार, देश न्यूज के खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। राजधानी भोपाल के आसपास डेवलप हो रही अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन बड़ी कार्रवाई करने वाला है। इसके लिए सर्वे का काम शुरू किया जा रहा है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार अवैध कॉलोनाइजर पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए सभी एसडीएम को निर्देश दिए हैं। शहर में प्राइम लोकेशन जैसे कि अयोध्या नगर, मिसरौद और गोविंदपुरा से लगी हुई अवैध कॉलोनी को प्रशासन चिन्हित करने में लगा हुआ है। मीनाल रेसिडेंसी से कुछ किलोमीटर की दूरी पर कॉलोनाइजर अवैध तरीके से कॉलोनी काटकर भोले भाले लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। इन कॉलोनी में ना तो बिजली है और ना ही चैम्बर की कोई सुविधा है। गर्मी की शुरुआत हो चुकी है और गर्मी में पीने के पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। बता दें कि शहर में बड़ी तादाद में अवैध कॉलोनी बन चुकी है और नई कॉलोनी में प्लाट भी कट रहे हैं। सीवेज से लेकर रोड, पानी और अन्य मूलभूत सुविधाएं तक इन कॉलोनियों में नहीं है। अब ऐसी नई अवैध कॉलोनी के खिलाफ में कार्रवाई प्रशासन करेगा। इसकी शुरुआत हुजूर से भी हो चुकी है और बता दें कि ऐसी 15 कॉलोनी चिन्हित की जा चुकी है। इसमें अयोध्या नगर से लगी हुई अरेडी की सबसे अधिक कॉलोनी शामिल है। यहाँ पर कृष्णधाम कॉलोनी में लगातार पेशर बस्ती के पास में अवैध तरीके से कॉलोनी काटी जा रही है। वहीं कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया है कि सबसे पहले उन कॉलोनियों पर कार्रवाई होगी जहां अभी तक सिर्फ कॉलोनी के नाम पर रोड बनाकर प्लाट काटे जा रहे हैं और उसके बाद ऐसी कॉलोनियों को बुलडोजर से नष्ट किया जाएगा। और उसके बाद ऐसी कॉलोनी जहां पर कुछ निर्माण हो गया है वहां सर्वे के अनुसार कॉलोनाइजर के बाकी के प्लाटों को अपने अंडर लेकर निगम मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करेगा। बता दें कि सभी एसडीएम को सर्वे की सूची बनाने के आदेश कलेक्टर ने दिए हैं। आपको बता दें कि अवैध कॉलोनी में निर्माण को लेकर खाली प्लॉट नगर निगम को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। निगम प्लॉट बेचकर उसी कॉलोनी में विकास काम करेगी और किसी को घर भी नहीं तोड़ा जाएगा। कलेक्टर ने बताया है कि सभी एसडीएम को शहर में सर्वे को कहा गया है। सर्वे के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। अवैध कॉलोनियों का अधिग्रहण किया जाएगा और उन्हें नगर निगम को सौंप दिया जाएगा। शहर में करीब अगर अनुमान लगाया जाए तो 576 अवैध कॉलोनियां चिन्हित कर भोपाल शहर में सारी रिकॉर्ड में 2016 के बाद से कॉलोनियों की संख्या 576, इनमें से 320 कॉलोनी को वैध किया जा चुका है। अब साल 2016 के बाद से जो 225 कॉलोनी बनी है उसको लेकर पूरी तरीके से प्रशासन ने वैध माना है। 2023 के अंत तक सभी 255 कॉलोनियों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और हालांकि नई कॉलोनियों का अभी तक सर्वे नहीं किया गया है। अब प्रशासन इन सभी में सर्वे कराएगा और जिनमें अवैध तरीके से ये कॉलोनी बनाई गई है उनमें एफआईआर भी करवाया जाएगा। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं, परिचय करवा देता हूँ। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर प्रभाल सक्सेना सर जुड़े हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूँ। इसी के साथ हमारे साथ में विलक्षण सक्सेना जी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, वरिष्ठ पत्रकार है। सर, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे संवाददाता सहयोगी मनीष कुमार भी हमारे साथ में जुड़े हैं। सबसे पहले प्रभाल सक्सेना सर, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम ने सभी एसडीएम को आदेश दिए हैं कि जिन जिन कॉलोनियों में अवैध कॉलोनी काटी जा रही है, जिन जिन जगहों पर जो प्राइम लोकेशन है वहां पर सर्वे किया जाए और जहां पर ऐसी कॉलोनी मिलती है अवैध, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। ये फैसला कितना सही है? देखिए मनीष, भोपाल में काफी लंबे अरसे से भोपाल के मास्टर प्लान की जो है प्रतीक्षा की जा रही है। हमेशा जब भी मास्टर प्लान की बात होती है तो यहाँ पर कॉलोनाइजर्स, बिल्डर्स और जो नेता अधिकारियों का गठजोड़ है वो एक सक्सेस की काम करता है और वो अपने हिसाब से कौन सी जमीनों की कीमत बढ़ाना है, घटाना है, क्राइम लोकेशन पर क्या हो सकता है, सड़क कहाँ से निकलना है, कहाँ क्या है, ये तमाम इन चीजों का वो लोग विस्तार से न केवल अध्ययन करते हैं बल्कि पूरा गुणा भाग करके पूरी की टीम एक काम करती है। मैंने कहा पूरा एक एक्सेस पूरा एक काम करता है। उसके आधार पर, गुणदोषों के आधार पर वो निर्णय करते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों को भी उसमें शामिल रहते हैं। मैंने कहा बिल्डर रहते हैं, कॉलोनाइजर रहते हैं और अधिकारियों के साथ मिलकर वो पूरा जो है वो एक पूरा जो है एक नक्शा और एक पूरा वो तैयार होता है। लेकिन समय समय पर उसमें फिर संशोधन होते रहते हैं। अभी पूरा तैयारी हो चुकी थी, लेकिन कुछ दिन पहले ही जब मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने और नगरीय प्रशासन मंत्री के दायित्व इलाज विजय वर्गीय को दिया गया तो उन्होंने नए सिरे से उसका अध्ययन किया और फिर कहा कि इसको अभी संजय बस्ते में रखा जाता है
तो इसने कुछ कुछ चीजों पर संशोधन करने के लिए कहा है। तो इस तरह अब फिर से एक बार नए सिरे से कवायद होगी। और एक इस बीच जो आप कह रहे हैं कि कलेक्टर ने दिशा निर्देश दिए हैं, अवैध कॉलोनाइजर्स की बात की है, तो ये सभी जगह जो है ये कानूनी नहीं काटते, ये मलाई काटते हैं। ये तमाम प्राइम लोकेशन पर जो बहुत ज्यादा अच्छी लोकेशन होती है, जहाँ बहुत ज्यादा पैसा लगता है, को चारों तरफ से देश के घेराबंदी करके फिर यहाँ पर कॉलोनियां करती है, कुछ उसमें अवैध कॉलोनियां होती है, तो सरकारी जमीनों पर भूमाफिया कब्जा करते हैं। उसके बाद उनको जो है एक बड़ा खेल है, उसको जो है वो वैध कराने की प्रक्रिया की जाती है, कंपाउंडिंग होती, तमाम चीजें होती है। उसके बाद फिर वो एक निष्कर्ष पहुंचते हैं कि ये जमीन जो है अच्छी हो सकती है, उसके ऊपर काम होता है। इन तमाम चीजों पर जो है अभी कलेक्टर ने, जैसा कि आपने कहा, सभी एसडीएम से कहा है कि आप अपने अपने क्षेत्रों की सूची बना के आएंगे। सब कुछ उनको सब मालूम है, एसडीएम को भी मालूम है, तहसीलदार को भी मालूम है, पटवारी को भी मालूम है। मैंने कहा नीचे से ऊपर तक सबको सब कुछ मालूम है, लेकिन वो लीपापोती में लगे रहते हैं। बिल्कुल ठीक है। और इस तरह एक पूरा एक्सेस तैयार होता है और इस पर कलेक्टर ने कहा है कि वो कार्रवाई करेंगे। आप देखना ये कि कलेक्टर कितनी अपनी बात पर कायम रह पाते हैं। बिल्कुल ठीक है, चूंकि आपने कहा कि सभी के पास में डेटा रहता है, चाहे वो राजस्व का कोई भी अधिकारी हो। 15 कॉलोनी ऐसी है जिन पर काम हो चुका है, चिन्हित की जा चुकी है। अनुमान यह है कि 576 कॉलोनी अवैध और है। अब जब इतना डेटा है ही, तो क्यों ना सीधी उन पर कार्रवाई की जाए। सर्वे के नाम पर क्या उनको अलर्ट किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ना कि नगर निगम और जो राजस्व विभाग है, तहसील है, कलेक्टेड में जो एसडीएम है, उनको नगर निगम सेवा में आने वाली कौन कौन सी कॉलोनी अवैध है, कौन सी नहीं है। आप कमाल की बात देखिए, कुछ कॉलोनी ऐसी है जब पीने के पानी की भारी संकट है, पानी नहीं है, बोर में पानी खत्म हो चुका है ना, और तमाम पहुंच मार्ग नहीं है, लेकिन जो है वो वहां पर होने पौने गाँवों पर जो है लोग फ्लैट बिक रहे हैं और प्लांटेशन हो रहा है, तमाम चीजें हो रही है। तो ये चीज कभी छुपी रहती नहीं है। एक मेरा एक बहुत बड़ा जो भूमाफियाओं का एक बहुत बड़ा ग्रोह इसमें काम करता है, मैं कहूंगा, और वो इसी रात में इन सब चीजों पर रहता है। बिल्कुल, जनप्रतिनिधियों को विश्वास में नहीं जाता है। बिल्कुल। और उसके बाद ये मतलब एक प्रकार का हाई प्रोफाइल ड्रामा होता है। और अब उनने कलेक्टर ने कहा है, तो वो देखिए अभी वो भी दूसरे पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, अभी अड्डा सही तो लगी हुई है, अभी तमाम चीजें हैं, बिल्कुल, तो महाना बना सकते हैं अधिकारी, लेकिन उनको कलेक्टर ने दिया तो उसका पालन तो फिर करना ही होगा। बिल्कुल ठीक है। विलक्षण सक्सेना जी, मैं आपके पास में आना चाहूँगा। जैसा कि कलेक्टर ने अपने आदेश में लिखा है कि जो अयोध्या नगर है, मिसरौद है, गोविंदपुरा है, इन तमाम जगहों जो कि प्राइम लोकेशन की हैं, यहाँ पर जो भी अवैध कॉलोनी है, प्रशासन उनको चिन्हित करने में लगा हुआ है, एसडीएम को निर्देशित किए गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि जैसा कि हमारे पॉलिटिकल एडिटर ने भी बताया है कि सभी को पता है सच्चाई राजस्व का, चाहे कोई भी अधिकारी हो, वो चाहे पटवारी से लेकर के तहसीलदार हो या एसडीएम से लेकर कलेक्टर हो, सभी को सच्चाई पता है। अब चिन्हित करने का, सर्वे कराने का औचित्य सही है क्या? ये फैसला सही है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये डिसीजन करना कि अब उसकी सर्वेइंग होगी और आइडेंटिफाई करेगी कॉलोनीज, ये एक टोटली इनजस्टिस है। इसको क्यों इनजस्टिस है, इसको समझने के लिए इसके पीछे के कानून को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एमपी के अंदर जितनी भी डाइवर्जन ऑफ लैंड और उसके बाद डाइवर्जन के कॉलोनाइजर्स से जो चीजें, नियम, कानून है, ये सब एमपी लैंड रेवेन्यू कोड 1959 के सेक्शन 172 में, जिसमें डाइवर्जन ऑफ लैंड की बात करी जाती है, उससे निर्धारित है। और उसके बाद 1998 के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के रूल्स के अंदर डिफाइंड, जिसमें रजिस्ट्रेशन और कॉलोनी का आइडेंटिफिकेशन और कॉलोनाइजर्स जितने भी हैं उनके लिए नियमावली तय की गई है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा स्कैम होता क्या है? अगर आप ध्यान से देखें तो सेक्शन 172 ऑफ लैंड रेवेन्यू कोड जो है वो सीधा सीधा कहता है कि अगर आपने एक पर्टिकुलर मास्टर या डेवलपमेंट प्लान बनाया और उसके अंदर आपके पास एक लैंड है और वो लैंड अगर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, लेकिन उस मास्टर प्लान या डेवलपमेंट प्लान के अंदर उस तय लैंड का इंटेंडेड यूज कोई और है, तो आपको एसडीएम के समक्ष परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिकली वो डाइवर्जन क्रिएट कर दिया गया है। बिल्कुल। इसीलिए आज की डेट में अगर आप ध्यान से देखें तो मध्य प्रदेश के जितने भी बड़े शहर हैं उनमें मास्टर प्लान में हड़बड़ी, होड़
बदलाव और इस सब में सबसे ज्यादा इंक्लूजन रहता है, क्योंकि सेक्शन 179 ही ये 172 एमपी लैंड रेवेन्यू कोड ये चीज कहता है। अच्छा, इसके अतिरिक्त जब हम पढ़ते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस एक्ट को, तो उसके अंदर सेक्शन 292 में पनिशमेंट दी जाती है इलीगल कॉलोनाइजेशन की। लेकिन इलीगल कॉलोनाइजेशन होता क्या है एग्जैक्टली? कि जब कोई एक पर्टिकुलर डाइवर्जन किया जाता है लैंड का एग्रीकल्चर से कोई अतिरिक्त के, अगर वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की सीमा के अंतर्गत है या उसकी सीमा से 5 मील, जो कि सेक्शन आपका 172 सब सेक्शन 4 कहता है, अगर उसके अंतर्गत है, तो आपको ये बहुत अति आवश्यक हो जाता है कि आपकी एक डाइवर्जन की एप्लीकेशन एसडीएम के सामने आएगी और एसडीएम उसे पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक न्यूसेंस, पब्लिक हेल्थ और प्रॉपर डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर सकता है। दिक्कत सबसे बड़ी ये आती है कि जब एक कॉलोनाइजर और एक डेवलपर ऐसी डाइवर्जन ऑफ लैंड के लिए या प्लॉट काटने के लिए या इस तरह के डेवलपमेंट या इलीगल कॉलोनाइजेशन के लिए जाता है, तो उनकी एप्लीकेशंस को तुरंत ही पॉलिटिकल प्रेशर, जैसे कि प्रवाल जी ने अभी बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि पूरा नेक्सस और गिरोह बन के चलता है ये, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप जिन क्षेत्रों की हम बात करें, गोविंदपुरा की, इमना रेसिडेंसी की, इनके अंदर की जो अप्रोच रोड्स होती हैं, जो प्रॉपर अप्रोचिंग की रोड्स होती हैं, इनके लिए प्रॉपर मार्किंग्स या मैपिंग्स भी नहीं की जाती। ये भी नहीं कहा जाता कि ये पर्टिकुलर अप्रोच रोड जो आप कॉलोनी अंदर काट रहे हैं, उसका प्रॉपर चौड़ीकरण जो होगा वो कम से कम 80 फीट, 60 फीट या 2 लेन या एक प्रॉपर 4 लेन जैसा होगा। उसका नतीजा ये होता है कि अंदर गांव, मतलब जो पहले जमाने में गांव थे, वहां पे बहुत ही अनरेगुलेटेड कंजस्टेड रोड्स क्रिएट होती हैं, जिसकी वजह से वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बिल्कुल। एक और चीज जानना चाहूंगा सर आपसे, मैं 2 चीज और जानना चाहूंगा। जैसे कि आपने लैंड एक्ट बताया 172, उसका जो सेक्शंस बताया है वो तो सभी जगह पर रूरल में और ग्रामीण में और शहरी में दोनों जगह पर वो लागू होता है। एक और चीज़ आपने कहा एमसीए जो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट है, उसके तहत जो कॉलोनी बनती है उसमें जैसे कि टीएनसीपी हुई या डाइवर्सन जैसे कि आपने बताया, सभी कुछ उसमें लिखा है, लेकिन उसके बावजूद भी कॉलोनाइजर है ना इन सुविधाओं से अछूते रह जाते हैं। ये सुविधा दरअसल देते ही नहीं है, ना तो उनके पास में टीएनसीपी होती है और ना ही डाइवर्सन होता है। अब ऐसी कम से कम नहीं तो सैकड़ों कॉलोनियां आपको भोपाल शहर में तैरती हुई मिल जाएंगी। मैं तैरना का इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये एक महासागर है और इसमें ऐसी अवैध कॉलोनियां तैर रही जिन पर प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन अब सर्वे का काम उन पर चल रहा है। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जो लैंड जो एक्ट है, जिसकी जो 72 धारा है, वो तो सभी जगह पर लागू होती है, तो ये उसको लागू क्यों नहीं करते? ये अपनी कॉलोनियों में क्यों लागू नहीं करते वो? देखिए, अवैध कॉलोनी के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। देखिए, मध्य प्रदेश की जो अगर इंटायर इकोनॉमी देखें, क्यों ये इसको 2 तरीके से हम कानूनी वे में और पॉलिटिकल वे में समझेंगे। तो पहले पॉलिटिकल वे में अगर देखा जाए तो एमपी की इकोनॉमी जो है वो सर्विस सेक्टर बेस्ड और एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। अब धीरे धीरे जब 2006 के बाद मध्य प्रदेश में सर्विस सेक्टर के साथ देश में जैसे बूम बढ़ा, तो एमपी में भी बूम बढ़ा और यहाँ पे रियल एस्टेट रिलेटेड इकोनॉमी को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिला, जिसकी वजह से अगर आप ध्यान से देखें तो इंदौर, जबलपुर और भोपाल जैसे तीनों मुख्य शहरों में रियल एस्टेट जायंट्स का अच्छा खासा दबदबा है और ये लोकल इकोनॉमी को फ्यूल करते हैं। बिल्कुल। अब होता ये है, क्योंकि लैंड परमिशन से रिलेटेड जब बात आती है तो ये बहुत जरूरी होता है कि हम एक डिफाइंड गाइडलाइंस क्रिएट करें। अब जब एक सेक्शन के अंदर, अब इस कानूनी पर्सपेक्टिव में देखें, अगर सेक्शन 172 के अंदर सब क्लॉज 4 को पढ़ा जाए तो उसमें क्लियरली ये कहा जाता है कि एक एसडीएम रिफ्यूज कर सकता है एक एप्लीकेशन को पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी और कन्वीनियंस के दम पर। लेकिन क्या क्या चीजों को आइडेंटिफाई किया जाएगा पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी और कन्वीनियंस के लिए प्रॉपरली? अगर हम ध्यान से देखें, जो कि एक प्रॉपर कोर्ट ऑफ लॉ में अगर उसको किया जाए, जो कि कई प्रेसिडेंसेस हाई कोर्ट मध्य प्रदेश में भी अभी आपको मिल जाएंगे और कई केसेस चल भी रहे हैं। नॉर्मली प्रॉपर सैनिटेशन, सीवेज ट्रीटमेंट और सप्लाई, ये पब्लिक हेल्थ सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनको नजरअंदाज कर दिया जाता है क्योंकि डेवलपमेंट प्लान के अंदर इसके लिए आगे फ्यूचर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा लाइनें बिछाई जाएंगी। आप बात समझ रहे हैं कि जो सर्विसेज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दी जानी है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आगे आने वाले 5 से 6 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, लेकिन डाइवर्जन ऑफ लैंड और लैंड के ऊपर घर निर्माण की परमिशनें अभी ही आपको मिल जाएंगी, जो कि कार्य एक अच्छा खासा व्यक्ति 6 महीने के अंदर या साल भर के अंदर कंप्लीट कर सकता है। और ऐसे समय में
लोग कोशिश ये करते हैं, जो कि होम ओनर्स होते हैं, ये एक परप्लेक्स क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि उनको ये चीज पता है कि अगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की सुविधाओं आने तक हम वेट करेंगे, यानी 5 से 6 साल हम अगर वेट करेंगे, तो नतीजा होगा कि लैंड प्राइसेस डबल हो जाएंगी और हमारे बजट से वो बाहर चली जाएंगी। क्योंकि ज्यादातर ऐसे क्षेत्रों में घर खरीदने वाले लोग निम्न मध्यम वर्गीय लोग कैटेगरी में आते हैं, मध्यम वर्गीय लोग आते हैं, जिनकी मंथली इनकम 20,000 रुपए से ज्यादा नहीं होती, और उनकी मंथली इनकम का ऑलमोस्ट 50% घर के लोन पटाने में चला जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और आप देखेंगे सबसे बड़ा नेक्सस आज की डेट में नीलबढ़ और रातीबढ़ जैसे एरिया में सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि वहां पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का इंक्लूजन तो आ गया है, लेकिन सैनिटेशन, सीवेज ट्रीटमेंट और वाटर सप्लाई जैसी पूरी सुविधाएं अभी भी प्रॉपरली नहीं है सर। हम वहां जाकर अगर जमीनी हकीकत उसकी देखें तो आज भी शायद वो टीएनसीपी के अंडर रूल में नहीं है, ना टीएनसीपी के अंडर रूल में है और ना ही वो डाइवर्जन के अंडर रूल में है, जैसा कि आपने बताया। हालांकि उसको नगर निगम अपने एरिया में कहने का दावा जरूर कर रहा है, लेकिन उतना है नहीं है, क्योंकि अगर हम उनके जो दस्तावेज है उनको चेक करेंगे तो आज भी वो ग्रामीण में जाते हैं। मैं मनीष कुमार आपके पास में आना चाहूंगा, जैसा कि बिलेश्वर सक्सेना सर ने बहुत बढ़िया बात कही कि ना तो उनके पास में टीएनसीपी का कुछ रहता है और ना ही डाइवर्जन्स को लेकर, लेकिन जो कॉर्पोरेशन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो एक्ट है उसके तहत जो बातें की गई है, वहाँ बुनियादी सुविधाएं तो देखने को नहीं मिलती है, ना इनमें पानी की व्यवस्था है, ना चैम्बर की व्यवस्था है, और गर्मी का सीजन है, अब तो यहाँ पर बिजली और पानी की बड़ी शॉर्टेज है। तो ये कितना इनजस्टिस है पीपल्स के साथ। देखिए मनीष जी, सबसे पहले बात तो निकल के ये सामने आ रही है, जैसा कि सक्सेना जी ने कहा, जो हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं, और विलक्षण सक्सेना जी सारी बात कही, उसको कहीं ना कहीं से पूरी तरह से सही बात भी है। लेकिन जो म्यूनिसिपैलिटी की आप बात कर रहे हैं, हम जैसे एक मिडिल क्लास या बिलो मिडिल क्लास की बात करते हैं, ये पहले तो शहर से बाहर जाके ये प्लॉट्स लेते हैं, जो कि अब निगम के तहत आ गया है। लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी नेता अधिकारी होते हैं और जो भी पटवारी होते हैं, उनको पता है कि कहाँ कितनी जमीनें हैं, तो इसके हिसाब से ये वहाँ पे प्लॉट्स काटते हैं। प्लॉट्स के नाम पे, जैसा कि आप जिक्र कर चुके हैं, कि सिर्फ वो सड़क बना देते हैं और कहते हैं कि ये प्लॉट्स वहाँ कट गया है, और वहाँ पे कॉलोनी बता देते हैं जी। तो वहाँ से शहर से थोड़ा दूर होने के नाते क्या होता है, मिडिल क्लास को थोड़ा सा खरीदना वो आसान हो जाता है। जब वो खरीद के वो प्लॉट्स को जब वो घर बनाते हैं अपनी, उसके कुछ समय बाद 5 साल 7 साल बाद जब वहाँ पे कॉलोनी और डेवलप होने लगती है, शहर से लोग जब दूर हटने लगते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं से अवैध घोषित कर दिया जाता है। और इसमें सबसे बड़ा लॉस देखने को मिलता है वो उस इंसान को जिसने जिंदगी भर की अपनी कमाई लगा के जमीन खरीदी और घर बनवाया, बाद में उसको अवैध घोषित कर दिया जाता है और उसके बाद पे इंक्वायरी बिठाई जाती है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये निकल के आती है कि जब हमारे यहाँ कोई प्लान बनता है, जैसे कि 5 साल बाद कोई वहाँ से पुल निकलना है या कोई सड़क बड़ी बननी है, तो वहाँ के जो नेता अधिकारी होते हैं, जो भी उससे संबंधित होते हैं, उनको पहले से ही पता होता है कि इस जगह से चीजें निकलने वाली हैं। तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, एक छोटी सी बस्ती बसा देते हैं, या फिर वहाँ के जो भी प्लॉट्स हैं उनको पहले खरीद लेते हैं। एक प्लॉट्स का दायरा दे दिया जाता है ताकि वहाँ के भाव उस समय आने पे बढ़ जाएं। बिल्कुल। तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान उस इंसान का हो रहा है, जो कि पहले तो वो सिर्फ रहने के लिए वहाँ गया, वो उसने जमीन खरीदी और घर बनवाया, और बाद में उसको इलीगल घोषित कर दिया जाता है। जैसे कि 576 का मामला था, जिसमें 300 कुछ कॉलोनियों को उन्होंने वैध घोषित किया है अभी, लेकिन अभी भी 200 कुछ का मामला अवैध में अटका हुआ है। तो कहीं ना कहीं से पूरा मामला जो ये है कि एक सोची समझी चाल है, जैसे कि एक नेता है या अधिकारी हैं, उनको पहले से ही प्री प्लान होता है, बाद में जब वो बस्तियां बस जाती हैं तो उसके बाद उसको अवैध घोषित करके इस तरह कार्रवाई की जाती है। ठीक है प्रभात सर, आपसे जानना चाहूंगा, मनीष कह रहे हैं कि ये सब प्री प्लान रहता है, अगर वाकई जब कॉलोनी बन रही होती है तब जो दस्तावेज जमा किया जाते हैं, प्रशासन के अधिकारी क्या उन दस्तावेजों को नहीं पढ़ते? क्या जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए जा रहे हैं, क्या वो डॉक्यूमेंट ये प्रशासनिक अधिकारी नहीं पढ़ते क्या? अगर तभी वो डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर लिया जाए तो अवैध कॉलोनी तो बने ही नहीं, और फिर उसके बाद ऐसा फैसला आना, सर्वे करेंगे, कार्रवाई करेंगे, ये कितना सही है सर? प्रभात सर। हेलो सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बताइए बताइए, बोलिए। बिल्कुल सर, जैसा कि मैंने आपसे यही पूछा था कि जब किसी भी प्रकार की अवैध कॉलोनी कहीं काटी जाती है या कॉलोनी बन रही होती है, जब उसका डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डलता ही है, तब जो सबमिट किए जाते हैं डॉक्यूमेंट कॉलोनाइजर के द्वारा, क्या प्रशासन के अधिकारी तब उसको वेरीफाई नहीं करते हैं? क्योंकि अगर तब वेरीफाई कर लिए जाते तो हो सकता है कि वो कॉलोनी बने ही नहीं। देखिए मनीष, जैसा कि अभी विलक्षण जी ने पूरी कानूनी प्रक्रिया क्या होती है, उसके संविधान के बारे में, उसके लॉ के बारे में विस्तार से बताया है, और ऐसा नहीं है कि ये अधिकारियों को के संज्ञान में नहीं है या जो भी वेरीफाई कर रहा है उसके संज्ञान में नहीं है। लेकिन मैंने जैसा आपसे कहा, जानबूझकर ऐसी मतलब वो खिचड़ी पकाते हैं कि वो
उसमें उलझा के रखना चाहते हैं। वो जो सरकार को भी उलझाते हैं और जो खरीदार उसका होता है उपभोक्ता उसको भी अधेर रखते हैं। तो तमाम काम ऐसा करते हैं जिससे कि उनका लाभ हो जाए और थोड़ा बहुत जो है वो अधिकारियों की जेब तक चले जाए। तो सब मिला के इसमें नुकसान सरकार का होता है, चाहे रेवेन्यू का मामला हो, चाहे सरकारी जमीन का मामला हो। अवैध कॉलोनी के नाम पर एक बहुत बड़ा गोरख धंधा काफी लंबे समय से चल रहा है राजधानी में, और ऐसा नहीं है तो इससे लोग वाकिफ नहीं है, सभी लोग संज्ञान में ये है। लेकिन मैंने जैसे पहले भी आपसे कहा कि जो मिली खिचड़ी है, ये पूरा कुश्ती है, और इसमें मतलब बोलते ना हवा में सब नंगे, तमाम सबको सब मालूम है। लेकिन सिर्फ जब भी कोई ऊपर से आदेश आता है कार्रवाई के नाम पर, फिर वो उसको उसके हल ढूंढने लग जाते हैं। दवाई दी, दवाई का सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है वो भी उनको मालूम है, वो भी कॉर्पोरेटर्स को, बिल्डर्स को बता देते हैं। तो ये सब मिला के ये नेक्सस जो मैंने आपसे पहले कहा चल रहा है, इसको पकड़ पाना, इसके सिर तक पहुंच पाना बहुत कठिन है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल इच्छा शक्ति नहीं होगी, जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी, तब तक ये लोग ऐसे ही लोग जो है वो इनके चुंगल में फंसते रहेंगे और अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाकर बेवकूफ करते बिल्कुल ठीक है। विलक्षण सक्सेना सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि सर्वे के अनुसार जो कॉलोनाइजर के बाकी प्लांटों को नगर निगम अपने अंडर में लेगा और अपने अंडर में लेकर के उनको मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करेगा। अब सर्वे के बाद में ये पता चला है कि नगर निगम अब उनको अंडर में लेगा, तो ये नगर निगम का फैसला कितना सही है? क्योंकि नगर निगम को तो पहले ही कार्रवाई कर देनी चाहिए था, जैसे कि आपने एमसीए का जो एक्ट है उसमें बताया है, आपने ही जिक्र किया इसका। जी देखिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस अपने अंतर्गत अगर लेंगी, खैर ये डिसीजन मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट में नहीं कहूंगा, क्योंकि मूलभूत ही सुविधाओं को प्रोवाइड करना ही आप देख सकते हैं कि एक पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट करता है कि इलीगल कॉलोनीज को लीगलाइज करना। अगर आप ध्यान से देखें तो शिवराज सिंह चौहान जी ने जबलपुर में एक इवेंट के दौरान ठीक चुनाव से पहले ये चीज कही थी कि मध्य प्रदेश में सारी अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाएगा। और अब रिसेंटली हमने सुना है कैलाश विजयवर्गीय जी से कि अवैध कॉलोनियां और ना बने, इसके लिए और स्ट्रिक्टर कानून लाया जाएगा। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंतर्गत आने से दो सबसे बड़े बेनिफिट्स आते हैं। सबसे पहली चीज तो जो लोग ऑलरेडी वहां पे रिसाइडिंग हैं, क्योंकि वहां पे वो कहते हैं कि ये इलीगल कॉलोनीज है, तो दूसरी मूलभूत सुविधाएं जैसे विच इंक्लूड्स आपका कचरे के पिकअप से लेके प्रॉपर लाइनेज का रिपेयर से लेके सब चीजों का ये मेंटेनेंस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करने से बचता है, ये कहते हुए कि ये लैंड इलीगल है, इसका रिकॉलोनाइजेशन कॉलोनाइजर है या जो कॉलोनी के रहवासी है उन पर ही टाल देते हैं। बाद में यही आता है कि आपको फिर कॉलोनी के लोगों से कहा जाता है मेंटेन के नाम पे 1500 दीजिए, 2000 दीजिए, ये होता है सर बाद में। एब्सोल्युटली। और इसमें ये भी एक चीज आती है कि अगर आपने इलीगल डाइवर्जन ऑफ लैंड करके फिर इलीगल कॉलोनाइजेशन किया हो, तो हर एक कॉन्ट्रवेंशन के लिए आपको पेनाल्टी के तौर पर पूरी लैंड वैल्यू की जो मार्केट वैल्यू होगी उसका 20% पेनाल्टी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के थ्रू आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पे करना पड़ेगा। और 3 साल तक की सजा जो होती है इसके अंदर दी जाती है, जिसमें जो बढ़ सकती है 7 साल। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये होती है कि इस तरीके की पनिशमेंट्स क्रिएट करने से सिर्फ सेलेक्टेड लोगों को ही टारगेट किया जा सकता है जो पॉलिटिकली रेलेवेंट अब बचे नहीं है। अगर आपको उदाहरण देना चाहूँ तो एक सर्टेन डेवलपर्स जिन्होंने त्रिलंगा क्षेत्र में भोपाल में खूब ज्यादा डेवलपमेंट किया था, जब उनका पॉलिटिकल रेलेवेंस खत्म हो गया तो उनकी नई बसाई हुई कॉलोनियों को अवैध घोषित करके डेमोलिशन का काम शुरू कर दिया गया था। बिल्कुल, हाँ सही कहा, बिल्कुल। जिनका अगर पॉलिटिकल रिलेवेंट नहीं है तो उन पर कार्रवाई जरूर है, और अगर है तो उन पर तो नहीं होनी है। हमने ऐसा कई मामलों में देखा है, कई जगहों पर देखा है। फिलहाल सर हमारे साथ में समय का अभाव है, तो इस पूरी चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ेगा। तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि राजधानी भोपाल में बड़े एक्शन की तैयारी में प्रशासन है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम ने सख्त निर्देश दिए हैं कि शहर की जो अवैध कॉलोनियां बन रही है उनका सर्वे करवाया जाए। सभी एसडीएम को निर्देश है। प्राइम लोकेशन की जो अवैध कॉलोनी है उन पर गाज गिरेगी, तो एसडीएम अब सर्वे कर रहे हैं, इसकी सूची बनाने के निर्देश दिए हैं। अनुमान यह है कि 576 शहर में अवैध कॉलोनी है जिनको चिन्हित किया गया है। फिलहाल इनमें क्या कार्रवाई होगी ये देखना होगा। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।